दोस्तों खुदा, मजहब, जिंदगी, मौत, प्यार, सेक्स, जवानी, जंग, ओल्ड एज, ये ऐसी चीजें हैं दैट हैव कैप्चर्ड एन ओवरवेलमिंग अटेंशन ऑफ ह्यूमंस इन हिस्ट्री। इंसानी तारीख में इन चीजों ने इंसान की बहुत ज्यादा एनर्जी और तवानाई कंज्यूम की है, करनी भी बनती है, बिकॉज दे आर सो इम्पोर्टेंट। वो इम्पोर्टेंट ही इतनी है, अहम ही इतनी है। और आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम इन्हीं इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बात करेंगे, और जिस किताब के कॉन्टेक्स्ट में हम इन चीजों के ऊपर कंप्रीहेंसिवली डिस्कशन करेंगे वो किताब है द फॉलन लीव्स बाय विल ड्यूरेंट। इस किताब के तनाजुर में हम इन चीजों को कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करते हैं। अब विल ड्यूरेंट दोस्तों बुनियादी तौर पे 20वीं सदी के एक नामवर अमेरिकन फिलोसोफर और हिस्टोरियन है, जिसकी पैदाइश लेट 19th सेंचुरी यानी 1881 में होती है और लेट 20th सेंचुरी यानी 1985 में उसकी डेथ होती है। विल ड्यूरेंट का हिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा काम है, खास तौर पे इंसान की जो सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है, जो तहजीबी तारीख है इंसान की, उसके अंदर विल ड्यूरेंट का एक पैरामाउंट कंट्रीब्यूशन है। बहुत ज्यादा काम किया है विल ड्यूरेंट ने, सैकड़ों किताबें लिखी हुई है। खास तौर पे उसकी जो स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन की एक पूरी सीरीज है, 11 वॉल्यूम पे मुश्तमिल एक किताब है, उसने तो बहुत ज्यादा आसान बना दिया ह्यूमन हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना। ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक कंप्रिहेंसिव अकाउंट हमें प्रोवाइड किया है। लेकिन ये जो किताब है दोस्तों विल ड्यूरेंट की, द फॉलन लीव्स, इट इज वेरी शॉर्ट, नॉनदलेस वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों, एज आई सेड अर्लियर, इसके अंदर बुनियादी तौर पे विल ड्यूरेंट इस तरह के इंतहाई अहम जो मौजूआत हैं, जिंदगी है, मौत है, खुदा, साइंस, फलसफा, समाज, मईशत, सियासत, इस तरह की चीजों के ऊपर एक कंप्रीहेंसिव बात की है। और ये किताब इसलिए भी अहम है दोस्तों क्योंकि ये विल ड्यूरेंट की आखिरी किताब समझी जाती है। ये विल ड्यूरेंट की लास्ट वर्ड्स कहा जाता है, लास्ट वर्ड्स ऑन द वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इंसान की जिंदगी के इंतहाई अहम मौजूआत के ऊपर इसके आखिरी अल्फाज कहे जाते हैं। अब इसके अंदर विल ड्यूरेंट मुख्तलिफ चीजों के ऊपर बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले वो बात करते हैं जिंदगी के ऊपर। जिंदगी के हवाले से कहते हैं, विल ड्यूरेंट कहते हैं कि जिंदगी जो है दैट इज वेरी डायनामिक एंड ऑर्गेनिक इन नेचर। वो बड़ी इवॉल्विंग होती है, वो चेंजेबल होती है, जिंदगी सफर करती है। वो जैसे जैसे आप चलते चले जाते हो, जिंदगी भी आपके साथ साथ सफर करती है। जिंदगी कभी भी स्टेटिक नहीं होती। और ये जिस तरह से आप एजिंग में चले जाते हो, आप अपनी जिंदगी को गुजारते चले जाते हो, जिंदगी भी फ्लक्चुएट करती चली जाती है, वो भी चेंज होती चली जाती है। जो चीज आप अभी सोच रहे हो, जो चीज आप अभी कर रहे हो, लेकिन पॉसिबल है कि वो चीज आगे जाके तब्दील हो जाए। जैसे ही जैसे आप सफर करते हो, इसी तरह से आपकी जिंदगी के अंदर आपके जो ख्यालात होते हैं, आपकी सोच, आपकी ख्वाहिशात, आपकी डिजायर्स, आपकी परसेप्शंस जो है, वो चीजों को देखने का नुक्ता नजर, सोच जो आपकी है, आपकी बुनियादी तौर पे जो एफिलिएशंस होती हैं आपकी, वो एफिलिएशन चाहे सियासी हो, मजहबी हो, जज्बाती एफिलिएशंस हो, वो भी तब्दील होती चली जाती हैं। जो चीज आप अपनी जवानी में जिन चीजों को पसंद करो, पॉसिबल है कि वो आपकी ओल्ड एज के अंदर चेंज हो जाए। तो लाइफ वेरी डायनामिक इन नेचर है, वो तब्दील होती चली जाती है, वो सफर करती है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में वो अपना एक मिसाल देते हैं। विल्डूर कहते हैं कि वो जब वो छोटा था अपनी जवानी के दौर में, उसका साइंस के लेके उसका जो ख्याल था, जो नुक्ता नजर था, वो थोड़ा रेडिकल सा था। वो डिफरेंट तरह से साइंस को देखता था। लेकिन जिस तरह से उसकी नॉलेज बढ़ती चली गई, उसकी एज गुजरती चली गई, वो बड़ा होता चला गया, उसकी सोच तब्दील हो गई। उसकी परसेप्शन ना सिर्फ साइंस के मुतालिक, काफी चीजों के मुतालिक जो है वो तब्दील होती चली जाती है। तो बुनियादी तौर पे वो कहते हैं कि आपकी जिंदगी जो है वो चेंज होती चली जाती है। इट इवॉल्व्स ओवर द टाइम, बाय द पैसेज ऑफ टाइम चीजें तब्दील होती हैं। दूसरे नंबर पे विल्डूर कहते हैं कि ये जो आपकी जिंदगी होती है, इसके अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, जिसमें सबसे पहली जो आपकी स्टेज होती है वो होती है यूथ की स्टेज। ये ऐसी स्टेज होती है जहां पे आप रेडिकल होते हो, आपके अंदर अपनी जो, आप चीजों को जो है इंस्टिंक्ट को अपनी को फॉलो करते हो, अपने डिजायर्स को प्रेफर करते हो। आपके अंदर फ्रीडम का जज्बा होता है, पैशन होता है, ख्याल होता है। आप जो है चीजों को, आप आजादी के कायल होते हो, गुलामी के कायल नहीं होते हो। आप सिस्टम को क्रैश करने की कोशिश में होते हो, चीजों को मुख्तलिफ तरह से देखने की सोच रखते हो, अलग तरह के लोग होते हो आप। ये एक पीरियड ही ऐसा होता है जिंदगी का। लेकिन इसके बाद विल्डर कहते हैं कि एक दूसरी स्टेज भी आती है इंसान की जिंदगी की, वो होती है मिडिल एज। अब मिडिल एज में इंसान के अंदर थोड़ी फ्लक्चुएशन आती है, चेंजेस आती है। जो चीजें वो यूथ के एज में कर रहा होता है, वो इस एज में नहीं कर रहा होता। यूथ के पीरियड में इंसान के अंदर फ्रीडम और पैशन होती है, रेडिकलिज्म होती है। लेकिन इस पीरियड के अंदर इंसान के अंदर जो है वो रेडिकलिज्म नहीं होती, पैशन और फ्रीडम भी उस तरह से नहीं होती। इंसान इस पीरियड के अंदर डिसिप्लिन्ड होता चला जाता है, इंसान के पास नॉलेज आने लगती है, वो साइंस की तरफ जाना स्टार्ट करता है, वो अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग करता है। इस तरह की चीजों में जो है वो इन्वॉल्व होता है इस मिडिल पीरियड के अंदर। लेकिन इस मिडिल पीरियड के बाद एक और स्टेज भी आती है दोस्तों, विल्डरमेंट कहते हैं, वो होती है ओल्ड एज आपकी। और ये ओल्ड एज आपकी इन दोनों चीजों से मुख्तलिफ होती है।
मुख्तलिफ इस तरह से होती है कि पहली एज में आप फ्रीडम में एंजॉय करते हो, पैशन होता है आपके पास, आप रेडिकल होते हो। दूसरी स्टेज में आप कैरेक्टर बिल्डिंग करते हो, डिसिप्लिन आता है आपके पास, आप साइंस और आर्ट की तरफ जाते हो, आप जो है इंफॉर्मेशन और नॉलेज आती है आपके पास। लेकिन जो ये तीसरी स्टेज होती है, इसके अंदर आपके पास पैशंस आता है, सब्र आपके पास आता है। अब आप जो है वो इसके अंदर टिमिडिटी आ जाती है। जो जवानी का गुजरा हुआ वक्त होता है, जो एंड होती है, अब आप उसके अंदर खौफ ज्यादा होते हो, खौफ आपके जहन पे, आपके वजूद पे सतारी होने लगता है। आप जो है इसके अंदर लिबरलिज्म के हामी हो जाते हो, आप लिबर्टी चाहते हो, आप रेडिकल नहीं होते हो, आप चीजों को नॉर्मल लिहाज से देखते हो। वही बात कि आपके अंदर सब्र आ जाती है। और तीनों चीजों के मुतालिक दोस्तों विल ड्यूरेंट एक बात इंतहाई अहम करते हैं। वो कहते हैं कि आपके यूथ के पीरियड के अंदर आप जो है मुस्तकबिल को देखते हो, फ्यूचर की तरफ आप गामजद होते हो। लेकिन जब आप मिडिल एज के अंदर आते हो तो मिडिल एज में आप प्रेजेंट में रहना स्टार्ट करते हो, आप जो है वो हाल को अहमियत देते हो। और जब आप ओल्ड एज के अंदर जाते हो तो आपके पास माजी होता है आपका, आप अपने पास्ट के बुनियाद में अपनी जिंदगी गुजारते हो। यू हैव नथिंग एक्सेप्ट योर पास्ट, पास्ट के मेमोरीज, पास्ट की चीजें होती है आपके पास। उसके बाद विल्डरन बात करते हैं लव के ऊपर, प्यार के ऊपर, और इसके ऊपर विल्डरन सबसे ज्यादा एम्फेसिस करते हैं। विल्डरन कहते हैं कि इंसान का जो लव होता है, जो प्यार होती है, वो इंसान की जिंदगी को इनरिच करता है, उसको हसीन बनाता है, खूबसूरती देता है। और आपकी जो प्यार होती है वो जरूरी नहीं है वो आपका कोई सेक्सुअल, इमोशनल या कोई रोमांटिक प्यार हो। प्यार के मुख्तलिफ शेप्स हो सकते हैं। प्यार आपका दोस्ती में भी हो सकता है, आपका फैमिली में भी हो सकता है, आपका अपनी बीवी के साथ भी हो सकता है, आपका काम के साथ भी हो सकता है। एवरीथिंग दैट यू लव, प्यार जो है वो मुख्तलिफ तरह से हो सकता है, मुख्तलिफ चीजों में हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आपका प्यार जो है वो हमेशा जो है वो आपकी उसी रोमांटिक और सेक्सुअल लव हो। उसके बाद विल्डरन बात करते हैं वार के ऊपर और ह्यूमन नेचर के मुतालिक। विल्डरन कहते हैं कि इंसानी तारीख इंसानी जंगों से भरी पड़ी है। ह्यूमन हिस्ट्री इज फुल ऑफ ह्यूमन ब्लडी वार्स, इंसान की ब्लडी वार से भरी पड़ी हुई है। वो ब्लडी वार जिन्होंने इंसान की तहजीब को, ह्यूमन हिस्ट्री में ह्यूमन सिविलाइजेशन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, ह्यूमन तहजीब को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है। इंसानी तारीख में हजारों किस्म की वार्स हैं जिन्होंने बहुत ही छोटी छोटी चीजों के ऊपर लड़ी गई है। फिल्म्स जो ट्रिवियल किस्म की चीजों के बुनियाद पे जंगें लड़ी गई है और इंसानी तहजीब को नुकसान पहुंचा गया। और उसके बाद वो ग्रीक वार, रोमन वार, तुर्किश वार, यूरोप यूरोप के अंदर जो खास तौर पे वार्स होती है, 30 वार, 100 ईयर वार्स होती है मजहब की बुनियाद पे, और अमेरिकन वार जो होती है, इन सारी चीजों पे बात करता है, उनको एग्जाम्पल्स देता है और किस तरह से उन्होंने इंसानी तहजीब को नुकसान पहुंचाया, इसको भी हाईलाइट करते हैं। लेकिन विल डुरेंट ये भी कहते हैं दोस्तों कि इंसान जब जंग करता है तो उसको, उसे सीखने की बजाय इंसान उसको रेप्लिकेट करता है। बजाय कि उन गलतियों से, उस तारीख की गई मिस्टेक से सीखे, सबक हासिल करे, वो उनको कॉपी करता है। अगेन छोटी और ट्रिवियल किस्म की चीजों के बुनियाद पे लड़ाई कर रहा होता है, जंगों में इन्वॉल्व होता है, इंसानी तहजीब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में होता है। और लास्टली वो उनके वजूहात पे भी बात करता है कि ये वार होती क्यों है, जंगों का सबब क्या होता है। उसके अंदर वो कहते हैं कि जंगों का कोई एक सबब नहीं है, जंग जो है वो मुख्तलिफ असबाब के बेस पे लड़ी जाती है। उसके सियासी फैक्टर्स भी हैं जिसके अंदर वो लोग अपने जब सियासी नजरियात, सियासी सोच, अपनी सियासी इंपीरियलिस्टिक जो नजरियात होते हैं उनको जब मुसलत करने की कोशिश करते हैं तो जंगें हो सकती हैं। उसके सोशल फैक्टर्स भी हैं कि जब आप अपने समाज के सकाफत को, अपने कल्चर को, अपने वैल्यूज को दूसरे लोगों के ऊपर मुसलत करना चाह रहे होते हो, फिर भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी वार होती है। इसी तरह से विल्डरन कहते हैं कि आपकी जो वार्स होती है उनके असबाब जो है वो बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक भी होते हैं, कि आपके अंदर कहीं ना कहीं जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का सेंस होता है, आपके अंदर जो अपनी जरूरियात को पूरे करने की जो कंपटीशन होती है, जरूरत होती है, उसको मुकम्मल करने के लिए भी आप जंगे करते हो। अपने मुआशी चीजों को कंप्लीट करने के लिए, डिजायर्स को पूरा करने के लिए भी आप जंगे करते हो। ये भी एक रीजन पाई जाती है। और उसके बाद दोस्तों विल्डरन बात करते हैं रिलीजन और गॉड के ऊपर। अब इस चैप्टर के अंदर विल्डरन सीम्स टू बी वेरी मॉडरेट, उसकी अप्रोच जो है वो मॉडरेशन की तरफ हमें देखने को मिलती है, कि वो ना मजहब को मुकम्मल तौर पर इनकार करता है और ना ही मजहब को मुकम्मल तौर पे एम्ब्रेस करता है। मजहब को जो है वो उसको रेस्पेक्ट भी करता है, उसको सर्टेन डिग्री तक रेवरेंस भी देता है, लेकिन कुछ हद तक, सर्टेन पॉइंट्स तक उसको डिसएग्री भी करता है। मजहब के बुनियाद पे जो डिविजन्स हुई है, जो फ्रेगमेंटेशन क्रिएट हुई मुआशरे के अंदर, उसकी नफी करता है। और विल्डरन कहता है कि जो जिंदगी है उसका पर्पज आपको कोई रिलीजन नहीं दे सकता, ना ही कोई खुदा या कोई और चीज आपको देगी। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू फाइंड बाय योरसेल्फ, आपने खुद वो चीज ढूंढनी है। इसी तरह से वो हैप्पीनेस के ऊपर भी बात करते हैं कि आपकी जो हैप्पीनेस है दैट डजंट लाई इन मटेरियलिस्टिक चीजें, मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं, जो जरूरियात है, हैप्पीनेस उनके अंदर नहीं है। हालांकि नॉर्मली तौर पे ये समझा जाता है कि आपकी जो खुशी है वो आपकी
मुआशी ज़रूरियात, मुआशी जो मादी चीज़ें हैं, उनकी कंप्लीशन में है, आपके सोशल फेम के अंदर आपकी हैप्पीनेस है। विल्डरन कहते हैं कि दो टू सर्टेन डिग्री वो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, उनका रोल ज़रूर है, लेकिन दे आर नॉट द फाउंडेशन ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का फाउंडेशन बेस जो है वो ये चीज़ें नहीं है। आपकी जो हैप्पीनेस है दैट लाइज इन बेसिकली द मीनिंगफुल लाइफ। एक मकसद भरी जिंदगी के अंदर आपकी हैप्पीनेस होती है, उसके अंदर आपकी खुशी होती है, और वो आपकी खुशी जो है वो आपको एक झुपड़ी में भी मिल सकती है, तो वो आपके एक बड़े बंगले में भी मिल सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी जिंदगी किस तरह से है। आपको मीनिंगफुल जो लाइफ है वो बुनियादी तौर पे आपकी डिसाइड करती है आपकी हैप्पीनेस का मैयर। लेकिन इसी के साथ वो एक चीज पे एम्फेसिस भी करते हैं। विल्डरन जो है दोस्तों, आपको अगर आप इसकी किताब पढ़ें तो इसके अंदर वो सोशल जो कनेक्शंस हैं, जो फ्रेंडशिप है, जो फैमिली है, जो प्यार है, जो ताल्लुकात हैं, इनके ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। वो कहते हैं कि ये चीजें आपकी खुशी का बायस बनती हैं, आपके हैप्पीनेस का सबब बनती हैं। आप अपने जो ताल्लुकात क्रिएट करते हो, ताल्लुकात स्टेब्लिश करते हो, वो आपका एक अहम फैक्टर होता है आपके हैप्पीनेस में। वो कंट्रीब्यूट करते हैं आपके हैप्पीनेस के अमाउंट में। और लास्टली दोस्तों, विल्डरन बात करते हैं तालीम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब उसके अंदर ऑब्वियसली वो मुख्तलिफ चीजों के ऊपर बात करते हैं, लेकिन सबसे अहम बात वो करते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं बिटवीन अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम और यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम। विल्डरन कहते हैं कि जो यूरोपियन तालीमी निज़ाम है वो अमेरिकन तालीमी निज़ाम से काफ़ी बेहतर है, वो काफ़ी डेवलप्ड और सोफिस्टिकेटेड है, खास तौर पे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल चीज़ें, जो स्ट्रक्चरल तब्दीलियां हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी अमेरिकन तालीमी निज़ाम से यूरोपियन तालीमी निज़ाम काफ़ी बेहतर है। उसके बाद वो तालीमी निज़ाम के मुतालिक 3 से 4 रिकमेंडेशंस देते हैं, 3 से 4 ऐसी चीज़ें बताते हैं। वो कहते हैं कि तालीमी निज़ाम के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहली रिकमेंडेशन वो देते हैं कि देयर मस्ट बी कंट्रोल ऑफ लाइफ थ्रू हेल्थ, कैरेक्टर, इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी। इन 4 चीज़ों की बुनियाद पे आप तालीमी निज़ाम को कंस्ट्रक्ट करो। आप अपनी हेल्थ के बेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ना ही आपको अपनी जो है वो कैरेक्टर बिल्डिंग पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। आपको कैरेक्टर बिल्डिंग पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए, और उसी के साथ साथ आपको जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि जदीद दौर के अंदर आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी है। और इसी दौर के अंदर आपको इंटेलिजेंस भी चाहिए होती है, क्योंकि आप इस दौर के अंदर डॉगमेटिक चीजों को, अपने जो ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव चीजें उनको फॉलो नहीं कर सकते। ये चीजें आपके तालीमी निज़ाम का हिस्सा होना चाहिए। और दूसरी रिकमेंडेशन जो विल्डर देते हैं वो कहते हैं कि देयर मस्ट आल्सो बी द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। जिंदगी की एंजॉयमेंट भी होना चाहिए थ्रू आर्ट, नेचर, फ्रेंडशिप, म्यूजिक, पोइट्री। इस तरह की चीजें भी आपके तालीमी निज़ाम का हिस्सा होना चाहिए। सिर्फ ऐसे नहीं है कि आपके तालीमी निज़ाम के अंदर हेल्थ और टेक्नोलॉजी हो, आपके उसके अंदर आर्ट मौजूद ना हो, उसके अंदर आपकी म्यूजिक ना हो, आपके लिटरेचर पे काम ना हो, उसके अंदर आपकी नेचर के ऊपर बातें ना हो, तो वो चीजें भी आपकी बुरी लगेंगी। तो इसलिए ये चीजें भी जरूरी है कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर, एजुकेशनल निज़ाम के अंदर इनकॉर्पोरेट करो, इनको भी जो है वो उनमें शामिल करो। तीसरी रिकमेंडेशन बिल्डर देते हैं एजुकेशन के मुतालिक कि इन दोनों चीजों के साथ साथ ये भी जरूरी है कि देयर मस्ट आल्सो बी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। जिंदगी के मुतालिक अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है, कि जिंदगी को भी समझा जाए थ्रू हिस्ट्री, फिलोसफी, साइंस एंड रिलीजन। हिस्ट्री के थ्रू आप अपने पुराने चीजों, पुराने मसालों, पुराने मिस्टेक्स को सही करो, उनको दुरुस्त करो। फिलोसफी के करीब जाओ ताकि आपको बारीकियों का पता चले, पेचीदगी और जो कॉम्प्लेक्स चीजें उनकी समझ आने लगे, उनको अंडरस्टैंडिंग करना कोशिश करो। साइंस के तरफ चले जाओ ताकि वो आपको चीजें बताए। रिलीजन के तरफ चले जाओ ताकि वो भी आपको आपके एजुकेशन निज़ाम के अंदर एक पीसफुल माहौल क्रिएट करने की एक सोच दे, एक स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में खास तौर पे वो आपको बताए। तो ये सारी चीजें जरूरी है आपके तालीमी निज़ाम के मुतालिक। तो दोस्तों, ये थी किताब द विल्डरन की। आई होप कि आपको ये किताब समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एंड लास्टली, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा।